राजनीति। 16वां लोकसभा चुनाव हमारे दरवाजे पर आ पहुंचा है। क्या चाहती है जनता, क्या चाहते हैं हमारे पॉलिटिशियंस, हम जानेंगे। ये है नीति राजनीति और आज हमारे साथ नीति राजनीति में यहाँ है सुशील पाटिल। सुशील पाटिल को आप जानते हैं एक युवा उद्यमी के नाते, लेकिन वे एक पॉलिटिकल पर्सन भी बनना चाहते हैं और अभी देश की राजनीति में भी आना चाहते हैं। पाटिल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में नीति राजनीति और देश की रियल राजनीति में भी आपका स्वागत है। जैसे हम ये जान रहे हैं कि आप पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, तो एक बड़ा सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप एक इंडस्ट्रीज हैं और बहुत सालों से उद्योग जगत में एक अपना नाम कमाया है, तो फिर आप पॉलिटिक्स में क्यों आना चाहते हैं? मैं पॉलिटिक्स करके प्योर पॉलिटिशियन नहीं बनना चाह रहा हूँ। मैं पॉलिटिक्स में हम लोग इसलिए मैं आना चाह रहा हूँ कि मैं आम जनता, भारत की जनता की अपनी जो है उसके क्वेश्चंस रेज करना चाहता हूँ, उनकी बात रखना चाहता हूँ। मैंने देखा है कि पिछले 65 साल से हमारे जो देश के राजनेता हैं, वो राजनेता हर एक 5 साल में हमें आश्वासन देते थे और वो मुझे नहीं लगता कि वो आश्वासन आज तक पूरे हो चुके हैं। जब भी इलेक्शन आते हैं वो कुछ आश्वासन देते हैं, कुछ मैनिफेस्टो बुलाते हैं, कुछ याद रखते हैं, कुछ भूल जाते हैं, पर वो याद रखने वाली कोई चीज़ भी फुलफिल नहीं करते, क्योंकि वो आते हैं, उनको 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट करके मिल जाता है, उनको 5 साल में कॉन्ट्रैक्ट करके हो जाते हैं। फिर जो इलेक्शन आने होते हैं उसके 1 साल से फिर से अपनी मार्केटिंग चालू कर देते हैं, फिर से वो झूठे वादे देना चालू करते हैं और उसी झूठे वादे के जो भरोसे गवर्नमेंट जो गरीब जनता है या भारत की जो जनता है उनको लगता है कि नहीं यार पिछले बार नहीं कम से कम इस बार तो कुछ ये लोग कुछ करे पाएंगे करके, और इसी झूठी आश्वासन के बेस पर आज 65 साल हमारे भारत देश ने 65 साल निकाल चुके हैं, बराबर है। और इस बार भी ऐसे कुछ होने जा रहा है। लेकिन जो भी हम अभी देख रहे हैं कि घोषणा पत्र जो हो रहे हैं उसमें जो महत्वपूर्ण मुद्दे आपने जैसे घोषणा पत्र की बात की और फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं इस पर, लेकिन कुछ परिवर्तन इस बार देखने को मिल रहा है। आपको जो घोषणा पत्र आ रहे हैं वो आ रहे हैं कि महंगाई कम करेंगे, भ्रष्टाचार को कम करेंगे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे। जिस तरह से पारंपरिक पद्धति से जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टियां उनके घोषणा पत्र जाति धर्म के नाम पर रखती थी वो अभी देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अब इस बार महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, तो क्या इस तरह के घोषणा पत्र में हमें जो बाकी पार्टियों को मिलता है, तो आपको क्या लगता है कि क्या महंगाई कम कर पाएंगे? ये देखिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आपने जो सवाल किया है कि महंगाई, अभी देखिए महंगाई का बेसिक कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि अगर महंगाई कम करनी है तो प्रोडक्शन कॉस्ट कम होना चाहिए। हम लोग इंडस्ट्रीज में हैं, 95% 95% 90-95% ऐसा होता है, जब तक आप इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन कॉस्ट कम ना करें, बराबर है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम ना करें, प्रोडक्शन कॉस्ट ना करें, तो जब तक उसमें को कम नहीं होगा महंगाई कैसे कम करेंगे। अभी जो लोग बोलते हैं कि महंगाई कम करेंगे, तो यही मैं आम जनता से की जो राय रखना चाहते हैं, ये क्वेश्चन रखना जो आम जनता के दिल में होते हैं, मुझे बहुत सरप्राइज होता है कि ये लोग बोलते हैं कि महंगाई कम कर देते, इनके मैनिफेस्टो में महंगाई दिया है। मैं ये उनसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि अभी तक जो 65 साल हुए हैं या अब जो इसके पहले की जो सरकारें थी, करेक्ट है, चाहे किसी की भी हो, उन्होंने अभी तक महंगाई नहीं कम की और अभी महंगाई कम करने की बात करते हैं। बहुत अच्छी बात है, महंगाई कम करना चाहिए, पर इसका मुद्दा है कि कैसे कम करेंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। यानी महंगाई कम करने के लिए प्रोडक्शन कॉस्ट कम कर दिए तो क्या फ्री मटेरियल देने वाले हैं लोग, फ्री पावर देने वाले हैं, क्या करने वाले क्या है लोग। यानी महंगाई अगर बोलते हैं कि महंगाई दें, तो मुझे ये चाहिए उनका बेस, ये लोग मुझे उत्तर दे या आम जनता को उत्तर दे कि भाई ये महंगाई का उनका जो कॉन्सेप्ट है कम करेंगे, ये बहुत अच्छा मुद्दा है। एक्शन प्लान, इनका एक्शन प्लान क्या करेंगे, यानी करने वाले क्या है कि जो रॉ मटेरियल फ्री दे देंगे क्या इनको सरकार, जो उद्योगों को, या बिजली फ्री दे देंगे, क्या करेंगे क्या? बिजली की बात आपने निकाली कि बिजली एक अहम मुद्दा है। इस बार हमने दिल्ली में भी देखा है कि सरकार बदल गई सिर्फ बिजली और पानी के नाम पर, और घोषणा पत्रों में ये भी है कि बिजली कम होगी, पानी के दाम कम होंगे। तो क्या सही में वास्तविक आप एक उद्योजक है और पावर में है, पावर प्लांट को बनाते हैं, बिजली का निर्माण करते हैं, तो एज अ पावर मेकर, एज अ पॉलिटिकल पार्टी, एज अ पॉलिटिकल पर्सन, आपको क्या लगता है कि बिजली का ये जो मुद्दा है क्या ये सही में सच्चाई पे उतरता है? देखिए, रियलिस्टिक अगर देखा जाए कि भाई दिल्ली की सरकार भी जो बनी हुई है, पर गिरी भी उसी की वजह से। रीजन कैसा है कि आप जो बहुत बात करते हैं उसमें रियलिस्टिक होनी चाहिए। कोई भी चीज़ का एक बेस होता है, भाई पावर बनाने के लिए तो भाई कोयला लगेगा,
उसको गैस लगे, एक तो कोयला लगेगा, गैस लगेगी, या जो बाकी पर, बट आपको मेजर सबसे ज्यादा जो पावर जो देश को मिलता है वो कोयले से मिलता है या गैस से मिलता है, बराबर। अभी आपको कोयला, जब कोयले से गैस बनती है तो कोयला तो खरीदना पड़ेगा आपको, गैस से बाद बनती है तो आपको गैस खरीदना पड़ेगा, और बिना कोयले और गैस के आप पावर प्रोडक्शन नहीं कर सकते हो, जो अभी तक की अभी नॉर्मल ट्रेंड जो चल रहा है, पारंपरिक जो तरीके से चल रहा है, गैस आपको कोयला खरीदना ही पड़ेगा, गैस खरीदनी ही पड़ेगी, बराबर। उसके सिवा पावर प्रोडक्शन आप नहीं कर सकते अभी की स्थिति में। और ये जो आश्वासन देते कि भाई पावर कम, हम लोग दाम कम करेंगे, अभी मैं फिर से इनको प्रश्न पूछता हूँ कि आपने ऐसे क्या कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप किया है, या ऐसे आपने ऐसे क्या किया है, या कोई जादू की छड़ी कर रहे हैं, या आप क्या करने वाले हो? ये कॉन्सेप्ट आम जनता पूछ रही है कि भाई आपने मुद्दे तो दे दिए कि भाई आपने इलेक्शन में बताया है कि भाई पावर कम, हम दाम कम करेंगे, बहुत अच्छी बात है। अभी हम लोग आपसे पूछ रहे हैं कि कैसे करोगे? एक मुद्दा जो हमेशा पॉलिटिक्स में रहा है वो जातीय समीकरण और धार्मिक भावनाओं के साथ खेलकर पॉलिटिक्स में अपनी पॉलिटिक्स करना। सही बात। आप इसके बारे में अपना क्या स्टैंड रखिए? देखिए, मेरी एक आम धारणा है कि जाति पाति जो बनाई हुई है, जाति पाति इंसानों ने बनाई हुई है, तो इंसानों ने जाति पाति को छोड़ के काम, क्योंकि जो पैदा होता है कोई बच्चा या बच्ची जो होती है उसको जात पता नहीं होती है, उसको किस जाति से आई ये नहीं पता होता है। सब में भगवान ने सबको जब ऊपर से भेजा तो सबको एक ही नाम, एक ही मुंह, दो आंखें, ये सब बहुत कॉमन दिया है। ये जो जिसे हम लोग समाज के ठेकेदार बोलते हैं, अपने आप को ग्रेड बताने के लिए वो अलग अलग चीजें करते हैं कि समाज को बंटवारा हो, पैदा होने के बाद उसको पता चलता है कि चाहे दिमाग आता है, उसके बाद मैं तो ये समाज का, उसको बताता कौन है? आम जनता बताती है, या जो उसके जो समाज के ठेकेदार बताते हैं। लेकिन ये जो बात है ये पॉलिटिक्स में बहुत बड़ी बात है और लोग इसे देखकर अपना वोट देते हैं, इसे देखकर पॉलिटिकल पार्टियां अपना उम्मीदवार भी खड़ा करती हैं। बात सही है। मैं ये चाहूँगा कि हम लोग अभी एक आम इंसान की तरह सबसे पहले हम लोग जाति से कोई भी अगर होते तो जाति से कोई फायदा नहीं होता। आज सबसे पहले हमारा पेट है और उसके बाद हम लोगों की जाति हम लोगों ने क्रिएट की हुई है। तो अगर हम लोगों को अगर समाज में, तो हमें तो तरक्की की दुनिया चाहिए। आज हमारा पेट कैसे भरेगा, मेरे बच्चे की नौकरी कैसे मिलेगी, मेरी लड़की सुरक्षित कैसे रहेगी, ये मुद्दे होने चाहिए। जाति से कोई, अगर कोई आप जाति करके उसको जो देते हो, अगर वो आदमी उस लायक नहीं हो कि समाज आपके संसद में बैठ के जाके आपकी बातों को रख सके या उसको सोल्यूशन ला सके, और सिर्फ जाति के भरोसे आपने किया तो आपको उससे मिलने जाने वाला कुछ भी नहीं है। जी, तो ये जो सवाल आपने खड़े किए सभी पॉलिटिकल पार्टीज के, उनके मैनिफेस्टो को लेकर, उनके घोषणा पत्रों, जिसे आप आश्वासन कहते हैं, वो आप कहते हैं कि ये जितने भी आश्वासन है ये कोरे आश्वासन है और कोई भी पार्टी इसे फुलफिल नहीं करती। अपने दिल की भड़ास जो थी वो आपने निकाल दी थी। लेकिन कुछ प्रश्न हमारे जहन में भी उठ रहे हैं कि आप भी पॉलिटिक्स में आ रहे हैं जी, तो इन चीज़ों को जो आप प्रश्न कर रहे हैं जी, तो वो प्रश्न आप पर भी उभर के आएंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए आप क्या करेंगे एक पॉलिटिशियंस के नाते, अगर आप चुन के जाते हैं जी। लेकिन इन सब सवालों को हम लेंगे इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं नीति राजनीति, हम सुशील पाटिल इनके साथ बैठे हैं जो युवा उद्यमी है और अभी पॉलिटिक्स में भी आना चाहते हैं, और उनके दिल में जो सवाल थे पॉलिटिक्स के प्रति, पॉलिटिकल पार्टीज के प्रति, वो सभी सवाल उन्होंने निकाले हैं। लेकिन ये सवाल उन पे भी आकर गिर सकते हैं, तो इन सवालों का जवाब उनसे ही हम जानेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए नीति राजनीति। प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं होगा तो अल्टीमेटली जितने भी गरीब लोग हैं हमको फ्री पावर हम नहीं दे सकते। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है, ये है नीति राजनीति। हम बातचीत कर रहे हैं सुशील पाटिल जी के साथ जो युवा उद्यमी हैं और पॉलिटिक्स में भी आ रहे हैं। सर, आपने बहुत सी तोहफे दागी है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज पर, महंगाई के बारे में, बिजली के बारे में, महिला सुरक्षा के बारे में और जाति धर्म की जो राजनीति चलती है उनके बारे में। लेकिन आप भी अभी उसी पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, तो ये मुद्दे आपके लिए भी उभर के आएंगे कि अगर आप पॉलिटिक्स में आते हैं और आपको सत्ता सौंप दी गई इस देश की, तो आप क्या करेंगे? तो पहला सवाल तो मेरा ये है कि जो बिजली के बारे में सभी सरकारें बोलती हैं, सभी पार्टियां बोलती हैं कि वो बिजली के दाम कम करेंगे, तो आपने उन पे आरोप किया है कि उनके पास ऐसा कोई मैनिफेस्टो नहीं है और कोई ऐसा एक्शन प्लान नहीं है जिनसे वो बिजली के दाम कम कर पाएंगे। ये सवाल आप पे भी उठता है कि आप या आपकी जो सक्षम भारत पार्टी है वो इसे कैसे कर पाएगी, बिजली के दर जो दाम है वो कैसे कम हो पाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने सवाल उठाया। देखिए, मैंने जो सवाल
जो दागे हुए या ये आम जनता के सवाल है जो मैं इसको आपके थ्रू मैं माध्यम से लोगों तक पहुँचाना चाहूँ या राजनीतिक पार्टी तक पहुँचाना चाहता हूँ कि भाई बिजली जो आप है, आपने सही कहा कि बिजली बनाने में हमारी पुरानी टेक्नोलॉजी अभी भी पुरानी टेक्नोलॉजी पर ही हम लोग अभी तक काम कर रहे हैं। आज 100-150 साल पुरानी टेक्नोलॉजी पर कर रहे हैं हम लोग, उसमें कोई भी डेवलपमेंट नहीं किया हुआ। मैं एक नई टेक्नोलॉजी मैंने डेवलप की हुई है सिंस मैं अभी इतने सालों से मैं पावर प्लांट इंडस्ट्रीज में हूँ और विदेशों में हम लोग काम करते हैं। बट हम लोग अभी एक ऐसी नई दुनिया में पहली बार हम लोगों ने ऐसी टेक्नोलॉजी बना है कि भाई अभी उसको हम लोग सब डेवलप कर यानी आगे लोगों को देना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक पुरानी परंपरा से ही वो तरह से ही पावर जनरेशन होता था। हम लोग ने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिसमें ना कोयला यूज होगा ना गैस यूज होगी। अब ये सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, लोग मुझ पर हंसेंगे भी कि भाई ये कैसा है। क्योंकि नॉर्मल क्या है कि जब पृथ्वी गोल घूमती है बोलते थे ना लोग, तो लोग हंसते थे। फिर लोग बोलते थे कि बिना मोबाइल के तुम्हारे पास फान बहुत बिना इसके बात कर सकोगे। लोग बोलते थे कि बिना चिट्ठी के तुम चिट्ठियाँ भेज सकोगे। लोग तब उनको पागल समझते थे, बराबर। तो ये जब गई प्लेन से उड़ेंगे तो ये सब लोगों को जब ये पहली बार जब बताई जाती है तो उस बोलने वाले को पागल समझा जाता है। बट ये है मैं उनको बता देना कि ये सच्चाई है, हकीकत है कि हम लोग बिना कोयले से और बिना गैस से एक नई टेक्नोलॉजी एक पावर जनरेशन डेवलप किया है, करेक्ट है? जिससे हम लोगों को एक कोल नहीं लगेगा, कोयला नहीं लगेगा, कोयला और गैस नहीं लगेगी, तो अल्टीमेटली हम खरीदना नहीं होगा। जब खरीदेगा नहीं तो अल्टीमेटली जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो नील हो गया। प्रोडक्शन कॉस्ट नील हो गया तो अल्टीमेटली जितने भी गरीब लोग हैं हमको फ्री पावर हम लोग दे सकते हैं। तो आपके पास पूरा प्लान है कि विदाउट कोल और विदाउट गैस आप बिजली बना लेंगे? बिल्कुल बना सकते हैं। मगर इससे आप थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे कि इससे बिजली का दाम जो है, इससे उत्पादन होगा, बिजली का दाम कैसे कम होगा? देखिए हमारी टेक्नोलॉजी मैंने अभी पहले भी बताया कि हमारी टेक्नोलॉजी कोयला और गैस उत्पादन नहीं होगी। हम लोगों को विदाउट कोयला और गैस का हम लोग उत्पादन करेंगे, ये रियलिस्टिक है। ये हम लोगों ने उस पर ऑलरेडी रिसर्च कर चुके हैं, प्लान आउट कर चुके हैं और वो रियलिस्टिक है। कोयले और गैस का पैसा बच जाएगा तो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट नील है, कुछ भी पैसा नहीं। तो हम लोग गरीब लोगों को, आम जनता को देख सकते हैं। जैसे आपने कहा कि बिजली एनर्जी जो है वो हम बहुत लोग आपके जनरेट कर पाएंगे अगर सत्ता में आते हैं, और उसके तंत्र भी है, आपके पास उसका पूरा एक्शन प्लान है। लेकिन ये जो महंगाई का राक्षस जिसे बोलते हैं जी, ये बढ़ते जा रहा है, गरीब जनता को खाते जा रहा जी। है, आम जनता को खाते जा रहा है। जी। इस महंगाई के राक्षस के बारे में भी आपने टिप्पणी की कि बाकी लोग सिर्फ घोषणा कर रहे हैं, महंगाई कम करने के कई आसार नहीं दिख रहे। पेट्रोल बढ़ रहा है, गैस बढ़ रही है, खाने पीने की चीज़ें बढ़ रही हैं। आपकी सरकार आने के बाद क्या वास्तव में आप कर पाएंगे, महंगाई के काबू हो पाएगा? सही बात है, आपने एकदम सही डायरेक्ट क्वेश्चन से पूछा। महंगाई के लिए देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने इसे बताया कि बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि प्रोडक्शन कॉस्ट। कोई भी चीज़ को अगर आप दवाइयाँ भी बनाते हैं या कोई भी आप सीमेंट बनाते हैं, कोई भी चीज़ होती है तो महंगाई इससे बढ़ती है प्रोडक्शन कॉस्ट से बढ़ता है। अभी मैं एक इंडस्ट्रीज में गया था नागपुर, नेशनल एल्यूमिनियम करके, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। वहाँ पर 50% प्रोडक्शन बंद है। इतने बड़ी नवरत्न कंपनीज में आती है, भारत की नवरत्न कंपनी, आधा प्रोडक्शन उसका बंद है। क्यों? क्योंकि वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकता मटेरियल, क्योंकि चाइना उससे ज़्यादा माल सस्ता बेचता है। अभी इसका रीजन है, जब उनसे प्रश्न पूछा गया कि आप एक्सपोर्ट क्यों नहीं करते, जबकि इतनी बड़ी नवरत्न कंपनी है, आपका आधा प्रोडक्शन बंद हुआ है, आप क्यों करते हैं? उन्होंने कहा कि 45% जो है हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट वो बिजली लगती है। आप समझ रहे हैं? तो बिजली का 45% होता है और बाकी का होता है आपका 55%। तो अगर मेरा कहना है कि हम लोग प्रोडक्शन कॉस्ट में जो भी इंडस्ट्रीज को, अगर हम लोग आज 8-10 रुपये, 12-15 रुपये जो भी है, हम लोग उनको सिर्फ 75 से 1 रुपया में उनको बिजली देंगे। इससे क्या होगा कि भाई प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगा, जो 10 रुपये है वो कितने रुपये में, 6 रुपये में हो जाएगा। हम लोग कितना परसेंट कम कर रहे हैं, तकरीबन 25-30 से 35% हम लोग प्रोडक्शन कॉस्ट हो जाएगा। तो हमारे क्या होगा कि प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाने की वजह से महंगाई ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ये बात तो टेक्निकल है कि बिजली हम लोग कम दामों में निर्माण करेंगे, उसका उपयोग बाकी प्रोडक्शन में होगा, सहज है कि वो सब प्रोडक्शन। लेकिन आम इंसान जो है, आम जनता है, आम परिवार है, इन सब टेक्निकल बातों को नहीं जानते। वो चाहते कि दूध कम हो, दूध का मतलब दूध का जो दाम है वो कम हो,
सब्जियों के दाम कम हो, खाने पीने की चीज़ें जो है उसके दाम कम हो, रसोई गैस के दाम कम हो। इसके लिए अगर आप सत्ता में आए तो आप क्या करते हैं? नहीं देखिए, हम लोगों ने बोला कि गैस के लिए हम लोग तो गैस की जगह फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे रहे, तो गैस का तो पैसा बच गया है, बराबर। जितनी भी महंगाई है भाई, आज एक आम मजदूर 100, 200, 300 रुपये कमाता है, पर उसको जो भी मार्केट में जाते हैं, परचेस करने जाता है, सामान खरीदने जाता है, तो सामान खरीदने जाता है तो उसकी प्राइस बढ़ी हुई, इसीलिए उसको महंगा पड़ता है। अगर वो प्रोडक्शन प्राइस, अगर शुगर बनाने की फैक्ट्री है, करेक्ट ना, या कोई बिस्किट बनाने की फैक्ट्री, उसका प्रोडक्शन कम कॉस्ट हो जाता है, तो अल्टीमेटली जो 200 रुपये 300 रुपये कमाने वाले को भी वो आज ये कहते हैं वो डबल खरीद पाएगा। सर आपने और एक बड़ा मुद्दा उठाया जो हाल ही में बहुत गर्म मुद्दा है, राजनीति में बहुत उसकी तरफ देखा जा रहा है। दिल्ली की सरकार बनी और गिरी भी इसी मुद्दे पे, जो है महिला सुरक्षा। जैसे दिल्ली में जो बलात्कार हुआ, जो रेप कांड हुआ, उसके बाद महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ, लोगों ने खड़ा किया, सरकार ने खड़ा हुआ, और वही सवाल आपने खड़ा किया। और आपने टिप्पणी की कि ये लोग वो नहीं चाहते हैं कि महिला की सुरक्षा, उनके पास कोई प्लान नहीं है और पुलिस बढ़ाने से या पुलिस स्टेशन बढ़ाने से ये नहीं होगा। तो आपका क्या विचार है, कैसे हो पाएगा? देखिए, हम लोग ये सोचते थे कि अभी भी हमारे माँ, बहनें, बीवी जो भी है, अभी हर जगह हम लोग जाना तो पड़ता ही है, हर जगह डर है, हमारी जो माँ बहनों को हर जगह डर हुआ है। अभी इनकी सुरक्षा के लेकर बड़ी बड़ी जो बातें हो रही है कि भाई हम तो इनकी सुरक्षा देंगे, तो मुझे कहीं भी कहीं नजर नहीं आ रहा कि वो सुरक्षा का डायरेक्ट है कि भाई हम लोग ये करेंगे। भाई सिर्फ पुलिस बढ़ाने से, प्रशासन पुलिस बढ़ाते हर एक महिलाओं के पीछे तो नहीं रहेगी। जो मेन हमारा जो है कि हम लोग टेक्नोलॉजी देंगे, लोगों की तरक्की का राज देंगे टेक्नोलॉजी से। हम लोग दे रहे हैं एक, हम लोग महिलाओं के लिए स्वयं सुरक्षा यंत्र बनाया। स्वयं सुरक्षा यंत्र से जो है महिलाओं को वो अपने साथ रखेगी, सबको हम लोग देंगे, सरकारी परमिशन और ये सब चीजें लेकर सबको लेने पर उसमें क्या होगा कि जो भी अगर बलात्कारी जो भी जबरदस्ती करता है, तो उसके ऊपर वो अगर यंत्र यूज किया जाए तो वो नपुंसक बन जाएगा, बराबर है। एक दो केसेस अगर नपुंसक के हो गए तो इस देश में मुझे लगता है कि जो बलात्कार वर्ड है, ये बलात्कार वर्ड बढ़ जाएगा। रीजन है कि रात में अगर हमारी बहनें, माँ बहनें भी हमारे रोड पर खड़ी रहे, उनको पता है कि इनके पास यंत्र है, तो कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा उस चीज के लिए। और एक बात आपने कही, जो जाति निहाय धार्मिक राजनीति करते हैं, धर्मों के नाम पर राजनीति करते हैं, उन पर भी बड़े सवाल आपने खड़े किए। लेकिन परंपरागत राजनीति में देखा जाए तो इस मुद्दे पर सरकारें बनती है और इसी मुद्दे पर सरकारें गिरती भी है, और इस मुद्दे के लेकर बड़ी बड़ी पार्टियां अपने उम्मीदवार तय करते हैं कि कौन सी क्षेत्र से कौन सा उम्मीदवार, किसकी ताकत, जाति निहाय ताकत बड़ी है, धर्म के हिसाब से उसकी ताकत बड़ी है। तो ये तो पारंपरिक बात है, इसको आप कैसे तोड़ते हैं? देखिए, आज की दुनिया में सब शिक्षित हो गए हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट आ गए हैं। अभी लोग गैर समाज से लोग शादी कर रहे हैं, पहले नहीं होती थी, बराबर। लोगों में मेंटेलिटी आ गई, टेक्नोलॉजी आ गई, सब समझते हैं क्या चीज़ है करके। अभी आप बहुत से केसेस देखोगे कि इस जाति उस जात से शादी कर दिया करके, करेक्ट ना। तो अभी लोगों में चेंजेस आ रहा है। अभी कैसे है कि लोग समझ रहे हैं कि जाति पर आधारित अगर किसी को वोट, क्योंकि उन्होंने पैसा साल से झेला है ये सब चीज़ें, अभी उनमें डेवलपमेंट आ रहा है, चेंजेस आ रहा है। और मैं लोगों से यही दरख्वास्त करूंगा कि आप एक वोट देते हो, आप एक वोट की आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको सरकार ने इतना बड़ा पावर दिया हुआ है, तो आप वो उस वोट का ऐसा पावर यूज करो कि आप ऐसे आदमी को चुन के दो कि आपके लिए, आप अगली बार प्रश्नों में जो उसने बोला वो इम्प्लीमेंटेशन हो, आपके लिए काम करे, आपके लिए रोजगार का काम करे, सुरक्षा का काम करे। तो आप अच्छे दिमाग वाले आदमी को अगर चुन के देते हो, जो तरक्की लाता है, डेवलपमेंट लाता है, रियलिटी बताता है कि ऐसा होगा करके, तो समाज सिर्फ जाति पाति से हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। हमारा देश उससे बढ़ेगा जो तरक्की की राजनीति करेगा। सक्षम भारत का ये जो सपना है, ये पार्टी लेके आई है, सक्षम भारत पार्टी। तो ये सत्ता में कैसे पहुंचेगी, कुर्सी पर कैसे बैठेगी, संसद तक कैसे पहुंचेगी, इस मुद्दे पर बातचीत होगी। इस ब्रेक के बाद देखते रहिए नीति राजनीति। अच्छे लोग हैं वहाँ पर जुड़ेंगे। मैं उनको ऐसे अच्छे लोगों को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। यह है नीति राजनीति। अब तक बातचीत जो हुई है पार्टी के विचारधारा पर और कैसे पार्टी काम करेगी, लेकिन ये सब करने के लिए उन्हें सत्ता पे आना पड़ेगा। सत्ता में उनका सहभाग बहुत जरूरी है, तो सत्ता में वे कैसे आएंगे, बातचीत करते हैं सुशील पाटिल जी से नीति राजनीति में। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है।
ये सब जो बातें कही हमने महिला सुरक्षा के बारे में, महिला के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, लेकिन ये तभी हो पाएगा कि जब सक्षम भारत पार्टी आप संसद में बैठेंगे, आपके नुमाइंदे, आपके उम्मीदवार यहाँ से चुन के जाएंगे, तो लोगों तक आप कैसे पहुँचाएंगे, आप संगठन कैसे बनाएंगे कि लोगों तक आपकी पार्टी पहुँचे, आपके उम्मीदवार पहुँचे? देखिए, अभी सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों के दूसरे पार्टियों से हमारी पार्टियों की विचारधारा एकदम बहुत अलग है। हम लोग प्रैक्टिकली बेस हैं, हम लोग आश्वासित बेस नहीं है कि भाई हम लोग आश्वासन नहीं दे रहे हैं, हम लोग प्रैक्टिकली बता रहे हैं कि ये हम लोग, ये हमारा प्लान ऑफ एक्शन है, हम लोग ये करेंगे, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, ये प्रैक्टिकली हमें पता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो हमारी सोच ही हम लोगों को बहुत दूर तक लेके जाएगी, क्योंकि लोग, आम जनता जो है, या लोग जो सामान्य जो जनता है, आज जात पात की राजनीति को नहीं दी, तो वो चाहते हैं कि हमारा भला कैसे हो, पहले लोगों का भरोसा इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग जो है कि हम लोग जो माध्यम से है कि भाई हमारे पास ना इतना पैसा है, ना खर्च करेंगे, ना हम लोग करेंगे, क्योंकि लोगों का पैसा उड़ाने के बाद हमारे पास, हमारे पास जो है हमारे विचार है, हमारी तरक्की है, या हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, जो भी चीज़ हम लोग चाहते हैं, हम लोग लोगों तक उनको पहुँचाएंगे। जो भी अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो इस बात को समझते हैं और वो चाहते हैं कि हमारी जो विचारधारा को लेकर वो सामने जा सकते हैं, लोगों तक जा सकते हैं। क्योंकि देखिए, मार्केटिंग एक बहुत डिफरेंट इशू है, पर जो माउथ पब्लिसिटी है, माउथ पब्लिसिटी, क्योंकि हम लोगों के विचारों को के जब सामने रहा, तो विचारों को पूरा करने के लिए सक्षम हम लोग हैं, बराबर। हम लोग आज भारत को सक्षम, जो नाम है सक्षम भारत का मतलब है, हम लोग भारत में ना महिलाओं को उन्हीं सिर्फ सुरक्षित कर रहे हैं, हर एक जो नौजवान है भारत, उसको हम लोग रोजगार के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, बराबर। हम लोग भारत की जो अभी जो कोयला, बिजली, जो भी चीज़ हम लोग इम्पोर्ट हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, मोर इंडस्ट्रीज हम लोग यहाँ पर लाने। ये बात हो गई, हम क्या करेंगे, लेकिन अब चुनाव हमारे दरवाजे पर आया है, 10 तारीख से लेकर 24 तारीख तक की चुनाव की तिथियाँ तय हो चुकी हैं और सभी लोग चुनावी आंकड़े में अपने अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं जी। और आपने ये कहा कि गुंडागर्दी नहीं चाहिए और प्रोग्रेसिव लोग चाहिए, तो आप कैसे तय करेंगे आपके उम्मीदवार कैसे होंगे? जी, हमारे पास तो हम लोग उसको सिलेक्टेड करेंगे कि पहली बात तो हमसे जो पढ़ा लिखा आदमी है हमारे प्रायोरिटी होगी, क्योंकि एक सिंपल बात है कि जब आप एक आदमी को एक संसद में भेजते हो तो उसको इतना नॉलेज होना चाहिए कि जो जिस बात पर भाई, यहाँ पर तो जो समझो कि एक जेल में रहने वाला जेल मिनिस्टर बन जाता है जी, बराबर ना, करप्शन करने वाला फाइनेंस मिनिस्टर बन जाता है, करेक्ट। और अनपढ़ लोग जो होते हैं, जिनको अंगूठा छापने हैं, तो वो आपके बारे में IAS ऑफिसर के ऊपर रूल करते हैं। यहाँ पर कोई भी कंपनी में या कोई भी जाने, जब एक अकाउंटेंट होता है, आप उसका एक्सपीरियंस पूछते हैं, क्यों पूछते हैं? आप इसीलिए पूछते हैं कि भाई उसका नॉलेज क्या है, जो नॉलेज में जाके सामने को भाई वो कंपनी के काम में है, तो देश चलाने, वो तो देश चलाना है भाई। एक आपको कि भाई प्लानिंग, पॉलिसी प्लानिंग करनी है, कोई भी चीज़ करना है, तो उसके लिए तो उतना दिमाग होना चाहिए उस बंदे में कि भाई वो उतना पढ़ा लिखा होना चाहिए कि भाई IAS ऑफिस जो भी एक अकाउंटेंट का काम करेगा, इंजीनियर का काम करेगा। अनपढ़ लोगों को इंजीनियर के ऊपर बैठा देते, IAS ऑफिसर के ऊपर बैठे, उसको खुद नहीं समझता IAS ऑफिसर को क्या बताएगा वो चीज़, बराबर। तो हम लोग ऐसे अच्छे लोग अगर IAS ऑफिसर भी आते हैं, इंजीनियर्स को लेंगे, डॉक्टर्स को लेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को लेंगे, सामान्य आदमी को भी देंगे, आदमियों को ही, शिक्षित लोगों को ही आप अपना। हाँ, विजन कैसे कि एक शिक्षित आदमी जो होता है उसको कल्चर और क्वालिटी पता होती है, तो उसको क्या होता है कि क्रिमिनल माइंडेड वाला क्रिमिनली काम करेगा, एक पॉलिसी है, बहुत सामान्य ज्ञान है। क्रिमिनल आदमी वाला उसको क्रिमिनल के हिसाब से देखेगा, और पढ़ा लिखा आदमी उसको पढ़ा लिखा देखेगा। क्रिमिनल आदमी डिपार्टमेंट में जाएगा तो वो सोचेगा कि उसमें गड्ढा और पैसे कैसे निकाल सकते उसमें से, पर जो डेवलपमेंट वाला आदमी, दिमाग वाला आदमी होगा, उसको देखेगा कि जो डिपार्टमेंट उसको दिया उसको तरक्की कैसे की जाती है। बहुत दोनों में डिफरेंस है। आपने पैसों की बात की जी, करप्शन की बात की, पैसों की बात की। कोई भी पार्टी चलाने के लिए फंड बहुत ज़रूरी होता है, पैसा ज़रूरी होता है। हम सभी पॉलिटिकल पार्टियों को देखते हैं कि वो फंड रेज करते हैं, वो अपना फंडिंग करते हैं, डोनेशंस लेते हैं, जो भी है पार्टी फंड लेते हैं। तो आप अपना पार्टी को लोगों तक पहुंचाने के लिए, और आप जिस तरह से सक्षम भारत का ख्वाब देख रहे हैं और संसद में बहु संख्या में आप जाने की भी सोच रहे हैं, तो ये फंडिंग कहाँ से रेज होता है और ये फंड का आवश्यकता आपकी पार्टी को है या नहीं? देखिए, पहली बात तो हम लोगों को फंड है कि हम लोगों को मार्केटिंग, हम लोग मार्केटिंग नहीं कर रहे हमारी कंपनी का, हमारे जो सक्षम भारत की हम लोग मार्केटिंग नहीं कर रहे, हम लोग हमारे 4-5 हज़ार करोड़ रुपए हमारे पास नहीं है। हम लोग अपनी विचारधारा लोगों को दे रहे हैं, जो विचारधारा से जुड़ेंगे, जो लोगों को हम लोगों को लगता है दे विल हेल्प इट आउट, जो भी चीज़ है। पर हम लोग को, क्योंकि हमारा खर्चा ही कम है, हम लोग मार्केटिंग के लिए पैसा खर्च ही नहीं कर रहे, हम लोग क्यों लगेगा पैसा?
वैसा हम लोग है कि हम लोग अच्छे लोग लेंगे, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होगी। जो भी हम आदमी को, मेरे अगर विचार आपको पसंद आए तो आप 10 लोगों को बताएंगे। अगर मेरे विचार आपको, मैंने बहुत सारे होर्डिंग लगा दिया और आपको विचार ही पसंद नहीं है तो आप क्या दूसरे को बताओगे? तो ये विचारधारा का सवाल है। अगर मेरे विचार आपको पसंद है तो मैं आपको भी रिक्वेस्ट करूँगा 10 लोगों को, नहीं पड़ा आप, मैं बोलूँगा ये ड्रॉप डाउन करो, आप मेरे को भी आप आपको सक्षम भारत का निर्माण करना है जी। आप चुनाव लड़ रहे हैं जी ये लोकसभा का 16वां चुनाव भी आ गया है जी। और आपको ये सब चीज़ें साक्षात रूप में लाने के लिए सत्ता में बैठने की बहुत ज़रूरत है। जी। आपको क्या लगता है इस चुनाव में आप कितने सीटें जीत पाएंगे या ये रिजल्ट क्या रहेगा? देखिए ऐसा है कि ये तो हमारी अभी नई धारा हम लोगों ने चालू की है, नई सोच हम लोगों ने लोगों को दिया हुआ है। अभी लोगों तक हमको पहुंचना है, हमारे जो अच्छे लोग हैं वहाँ पर जुड़ेंगे। मैं उनको, जो ऐसे अच्छे लोगों को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा जो हमारी इसी विचारधारा से हम लोग करते हैं, हमारी विचारधारा को समझते हैं या उनकी भी तरह से कुछ अच्छी चीज़ होगी हम लोग भी दे सकेंगे। तो हम लोग चाहते हैं कि भाई अच्छे लोगों को लोग खुद चुने, लोग खुद चुन के बताएं कि ये हमारा आदमी है, इसके विचार हमारे, हम इनके साथ हैं, वो हमारे साथ जुड़े। नहीं, ये इलेक्शन संख्या पे तोड़ते रहता है। जी। पार्लियामेंट में, हाउस में संख्या के आधार पर आपको कितने वर्ष लगेंगे कि संख्या के आधार पर आप अपनी खुद की सरकार, सक्षम भारत की सरकार बना पाएंगे? देखिए हमारी सोच बहुत जल्दी स्प्रेड होगी क्योंकि जहाँ पर भी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर सब लोगों को समझ में आ रहा है। हो सकता है कि इस साल हम लोग कुछ कोशिश करें, पर अगले 2-3 अगले इलेक्शन में विधानसभा भी है, मतलब महाराष्ट्र में मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में हम लोग काफ़ी, हम लोगों को जो है अपनी सत्ता को लेके आएंगे और लोगों की जो मूलभूत सुविधा है उसकी हम लोग आश्वासन नहीं दे रहे, हम लोग गारंटी दे रहे हैं। तो लोगों को जैसे हम लोग गारंटी तो उनसे भी गारंटी दे बोले, या फिर वो खुद सोचे कि उनको आश्वासन की राजनीति चाहिए या गारंटी राजनीति चाहिए। लोगों को खुद सोचने को विचार करो। पर मुझे लगता है कि जो मैं हम लोग रियलिस्टिक जो बेल दे रहे हैं लोगों के ख्याल में आ जाएगा। हमें मार्केटिंग की जरूरत नहीं है, लोग हमको बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं और जुड़ेंगे और इसी संख्या को लगते हुए कि हम लोग आगे चलने वाली जो भी विधानसभाएं आएगी उसमें हम लोग हर स्टेट में करेंगे, लोकसभा में हम लोग प्लान करें जितना हम लोग कोशिश करें और विधानसभा में हम लोग गारंटी देते हैं कि हमारे साथ जो लोग जुड़ रहे हैं उसके हम लोग बहुत संख्या में आएंगे और हमारी सरकार। तो क्या आपको लगता है जो अगला 17वां लोकसभा होगा उसमें आपकी संख्या होगी? तो अच्छी बात है। ये थे सुशील पाटिल जी जो एक उद्यमी है, युवा उद्यमी है और इस बार पॉलिटिक्स में आए हैं सक्षम भारत पार्टी को लेके। और ये थी नीति राजनीति। आप देखते रहिए आवाज़ इंडिया टीवी।